नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। बात करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। यूपी में चुनाव से चंद महीने पहले इन दिनों क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ मोहसिन रजा जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। स्वागत है सर आपका। सुधींद्र भदौरिया जी, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता। सुधींद्र जी आपका स्वागत है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर साहब स्वागत है। राजेश मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी से, राजेश जी आपका भी स्वागत है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्ष जी आपका भी हमेशा की तरह स्वागत है। 40 मिनट के प्रोग्राम में अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की पूरी सियासत को समेटना है तो बड़ा मुश्किल काम है, कोशिश करेंगे। लेकिन जब बसपा को ब्राह्मण, अयोध्या, मथुरा, काशी याद आने लगे, जब समाजवादी पार्टी को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करना पड़े, जब कांग्रेस पार्टी को कहना पड़े, हैशटैग चलाना पड़े, धमकी नहीं रोजगार दो, और सरकार को यह कहना पड़े कि जेलें खाली हैं, तो समझ लीजिए कि चुनाव आने वाला है। तो पहले मोहसिन रजा साहब, आपकी सरकार पर आरोप है, मुख्यमंत्री पर आरोप है कि अब तो वो खुलेआम धमकियां देने लगे हैं। कभी कहते हैं प्रॉपर्टी जब्त करा देंगे, कभी कहते हैं जेलें खाली हैं, आ जाओ। कहना क्या चाहते हैं? सौरभ, ये धमकी तो अपराधियों को समझना चाहिए। जो अपराध कर रहे हैं उनको डरना चाहिए। इससे जो लोग जनता के सेवक हैं उन्हें डरने की जरूरत थोड़ी ना है। हमारी समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, उन्हें क्यों डर लग रहा है। या तो जिन्होंने अपराधीकरण किया था राजनीति का, उनको डर लग रहा होगा, क्योंकि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है। आज अपराधी भाग रहा है या जेल में है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हम अपराध मुक्त रखेंगे उत्तर प्रदेश को। और अनर्गल आरोप लगाने के लिए तो विपक्ष बैठा है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था, चुनाव आ गया है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। लेकिन प्रदेश और देश की जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अच्छे से काम कर रही है, और सभी लोग खुशहाल हैं, बहाल हैं, और सबको लग रहा है जैसे कि अगर कोई सरकार सही। डॉक्टर वर्मा बैठे हैं, इनके पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री की यह भाषा हो सकती है क्या? अरे मुख्यमंत्री की भाषा क्यों नहीं होगी? देश का, प्रदेश का मुखिया क्यों नहीं चाहेगा कि अपराधी जेल में हो और आम आदमी खुशहाली में आगे बढ़े, खुशहाली की तरफ? ये क्यों नहीं चाहेगा? यही तो मुखिया का दायित्व होता है। किसी भी अच्छे मुखिया का दायित्व जो आदरणीय योगी जी निभा रहे हैं वही तो होता है ना, कि 23 करोड़ जनता की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और अपराध मुक्त करना है। हमें किसी की प्रॉपर्टी नहीं कब्जा होने देना है, किसी की हत्या नहीं होने देना है, किसी के साथ बलात्कार नहीं होने देना है। जो पिछली सरकारों में गुंडाराज, लूट, छिनैती होती थी ना सौरभ, वो नहीं होने देना है। अच्छा, ठीक होने दे रहे हैं वो, इसीलिए डर रहे लोग। मैं जवाब लेता हूं। डॉक्टर वर्मा जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि भाई योगी जी की चेतावनी अपराधियों के लिए है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बोला। और मुझे लगता है कि मंत्री जी जो है थोड़ा सा खुद भी आईना देखा करें। अभी पिछले 2019 में, मतलब कोरोना से जस्ट पहले, एडीआर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था कि संसद में बैठे हुए 540 जितने भी सांसद हैं उसमें से 30% भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसद हैं जिन पे गंभीर आपराधिक मामले हैं, और उत्तर प्रदेश में भी यही है। यहां तक ये पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान में कि अपराधियों वाले सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में है। उप मुख्यमंत्री के ऊपर संगीन अपराध है, हत्या और फिरौतियों के लिए। तो आप मोहसिन रजा जी इसको भी देखिए, आप किसकी बात करते हैं और किस बात का मुझे समझ में नहीं आता, घमंड किस बात का है। मैं तो कहता हूं कि आप तो अच्छे शायर भी हैं, आप तो कच्चे शायरी बोलते हैं। मैं आपके लिए बोलता हूं कि घमंड करना जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। जिंदगी बदलती रहती है, शीशे बदल जाते हैं और तस्वीर शीशे वही रहते हैं और तस्वीर बदल जाती है। डॉक्टर वर्मा, इनकी पार्टी कहती है हम घमंड इस पर करते हैं। जैसे एक तस्वीर चल रही है, बैठे हुए एक तस्वीर चल रही है, जैसे मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, बस उसमें जोड़ रहा हूं। इनकी पार्टी कहती है कि भाई अपराधी हमारे यहाँ तख्ती लटका के आता है कि मैं सरेंडर करने आ रहा हूं। अभी शामली की तस्वीर आई है, ये कहा गया कुछ अपराधी जो है हाथ खड़े करके वो आ रहे हैं कि हम लोग सरेंडर करने जा रहे हैं। सौरभ जी, ये अपराधियों की बात नहीं है। अपराधियों को अगर आप लोगों को देखना हो तो पिछले महीने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुखों में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता आपके चैनल ने कितना कवर किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रहने वाले 24 करोड़ के लोगों ने साफ तरीके से देखा है कि अपराधी कहां है। बम चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, और अपराधी अगर किसी एक ही संप्रदाय के हो, एक ही तरीके के टारगेट किया जाए, क्या अपराधी दूसरी जगह नहीं है क्या?
क्या मुख्यमंत्री ने ये बात सच नहीं है कि अपने ऊपर लगे हुए जितने भी गंभीर अपराध हैं खुद ही संज्ञान लेके उसको हटा दिया? बता दें मोहसिन रजा जी की ये मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, लेकिन किस समुदाय को टारगेट किया इनकी सरकार ने? आजाम लगे हैं वो उन्होंने हटा नहीं लिए। इनकी सरकार ने किसको टारगेट किया? बताइए ना, अपराधी आपके पास कहां है? नहीं डॉक्टर साहब, आपने कहा टारगेट पर एक ही समुदाय, कौन है इनकी टारगेट पर? नहीं, आपको दिख रहा है या तो वो विपक्षी पार्टी के हो या वो जो है किसी एक समुदाय के हो। खासकर आप यादवों को देख लीजिए, या तो यादव पे टारगेट कर रहे हैं या तो आप मुस्लिम पे टारगेट कर रहे हैं। और पूरा देश जानता है, क्या आपको नहीं दिखाई पड़ता है? ठीक है, आप आंख बंद कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर अंधेरा हो गया है। आप देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, भदौरिया साहब जोड़ रहे हैं आपकी बात में कुछ। आपकी जनता है। ओके डॉक्टर वर्मा, आपको वोट दिया। भदौरिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? आपको विपक्ष के ऊपर किस तरीके से हमला होना है? ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर वर्मा प्लीज, भदौरिया जी बोले। सामुदायिक संस्था में बैठ के आप उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। ठीक है, मैं अगर इसके पहले की बातें माननीय डॉक्टर आशुतोष, तो मुझे आपकी बात आई, आपका आरोप भी आ गया। मैं जरा अगले मेहमान के पास जा रहा हूं। भदौरिया जी देखिए, ये जो योगी जी कह रहे हैं कि अपराधीकरण खत्म कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने कुछ घोषणाएं की कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल इस देश की जनता को, नौजवानों को खास तौर से देंगे। तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने सोचा कि हम 1/5 लोग हैं हिस्से में इस देश के, तो कम से कम हम लोगों को, अगर 22 करोड़ लोग हैं तो 1.5 करोड़ से ऊपर हर साल हमको रोजगार मिलेगा। इसी तरह से किसानों ने सोचा उत्तर प्रदेश के कि जो हम आत्महत्याएं कर रहे थे बुंदेलखंड से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, तो हमें सब फैसिलिटीज मिलेंगे और हमें अपनी पैदावार का उचित दाम मिलेगा। और मोदी जी ने कहा था हम MSP भी देंगे। पर हुआ क्या कि आज गन्ना किसान का 11,000 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है और ये कह रहे हैं कि हम किसान को सब कुछ दे रहे हैं। किसान त्राही त्राही कर रहा है, दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ से उत्तर प्रदेश से आकर बैठा हुआ है। संसद चल रही है, किसानों की कोई सुन नहीं रहा है। बेरोजगार नौजवान दर दर भटक रहा है। भदौरिया साहब, जहां तक नौकरी की बात है, दरअसल ये जो इनके योगी जी के बयान आ रहे हैं, ये सारे उन्हीं सम्मेलनों में आ रहे हैं जहां ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। और उसके बारे में आप, इनकी सरकार बड़ा बढ़ चढ़ कर ये कह रही है कि हमने तो 7 लाख नौकरियां दी, सपा बसपा की दोनों की 10 साल की सरकार मिलाकर के उससे दुगना। आपको तो उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दे देनी चाहिए थी। जिस प्रकार से सरकार बनी थी 1.5 करोड़ से ज्यादा आपको नौकरियां देनी चाहिए थी। ठीक है, आप 7 लाख की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप इतना बड़े पैमाने पे बेरोजगारी कभी नहीं थी। आर्थिक दुर्दशा इतनी है कि हमारा GDP गिर गया है और इतना कभी भारत की आजादी में इतना GDP कभी गिरा नहीं। ठीक है सर। और जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है, हाथरस में बच्ची की हत्या हो गई, उसके बाप को उसकी अर्थी भी नहीं दी गई ताकि वो अंतिम संस्कार कर सके। मैं जरा जो आपने नौकरियों वाली बात की है, बेरोजगारी की, इस पर मैं जवाब दे लेता हूं। एक बार फिर मोहसिन साहब के पास जा रहा हूं, फिर राजेश मिश्रा जी के पास आऊंगा। हाल है ठीक है सर। मोहसिन रजा साहब, जवाब दे। वो कह रहे हैं वादा था 1.5 करोड़ का, आज दावा है 7 लाख का। देखिए सुनील, भदौरिया जी अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार की भेंट बहुजन समाज पार्टी ने चढ़ाया था और अपराधीकरण और गुंडा राज अगर किसी ने किया था वो समाजवादी पार्टी ने किया था। लूट, रहजनी और बलात्कार, छिनैती इन लोगों ने किया था और इन्होंने पूरे प्रदेश की वो हालत कर दी थी कि रोजगार और नौकरियां बेची जाती थी। आज पारदर्शी तरीके से आदरणीय योगी जी की सरकार में लोगों को नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। कल हम अमेठी में बांट कर आए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं अनर्गल आरोप लगाने से क्या फायदा है? उन लोगों से भी मिलिए जिनको नौकरी और रोजगार दिए जा रहे हैं। आपको लगता होगा क्योंकि आप बंद कमरे में बैठे हैं, आप ट्विटर से काम चला रहे हैं, हम जनता के बीच में हैं, तो इसलिए इनको पता नहीं है, जमीनी हकीकत से बहुत दूर है विपक्ष। क्योंकि विपक्ष कभी सत्ता में था, अब सत्ता में नहीं है, इसलिए अभी उसी हैंगओवर में है ये लोग। और कितना विकास हो गया है, कितना रोजगार मिल गया है, कितने लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, ये कभी जान भी नहीं पाएंगे। इन्हें तो सिर्फ एक रटा रटाया सा आरोप लगाना है, वो लगाएंगे। अच्छा ठीक है, मतलब आपने नहीं काम चलेगा। आपने कहा कि रिकॉर्ड रोजगार दिया, कांग्रेस पार्टी ने हैशटैग चलाया धमकी नहीं रोजगार दो। राजेश मिश्रा जी को चर्चा में ला रहा हूं। राजेश जी,
जी मैं बोलूं जी बोलें। कि मैंने योगी जी का एक सोशल मीडिया में जो इन्होंने ट्वीट किया है वो सेंटेंस मुझे याद है, मैंने खुद पढ़ा है। उसमें उन्होंने लिखा है, नौजवानों से उन्होंने अपील किया है कि आप लोग किसी नेता या किसी दल के बहकावे में न जाएं और जो गलत करेगा मैं उसकी संपत्ति जब्त करूंगा या उसे गिरवा दूंगा। जी जी, ये किसी मुख्यमंत्री का बयान हो सकता है क्या? ये किसी चीफ मिनिस्टर का बयान है? आप कह सकते थे कि नौजवानों मैंने तुम्हारे लिए इतना काम किया, इतना रोजगार दिया, तुम्हें मैं ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ, और तुम किसी के बहकावे में मत आओ। ये बात समझ में आती। लेकिन ये सेंटेंस बोलना, ये क्या है? ये धमकी नहीं है तो क्या है? फिर अपराधी भी तो इसी तरह की धमकी देता है। ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा है। और जहां तक रोजगार की बात है, हमें लगता है हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में पिछले 47 सालों में जितना ज्यादा बेरोजगारी आज बढ़ी कभी नहीं। आज जो ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, आप सौरभ भाई, कभी आपने देखा है कि मुख्यमंत्री या उसके मंत्री जाके टेंट लगवा के और पब्लिक प्लेस में नियुक्ति पत्र बांटे? ऐसा भी कभी आपने देखा है क्या? कभी सोचा था? नियुक्तियां होती थी, जाके बच्चे ज्वाइन करते थे, नियुक्ति पत्र मिलता था, बच्चे ज्वाइन करते थे। ठीक है। और आज जो नियुक्तियां हो रही हैं, जिस नियुक्तियों का ये बखान कर रहे हैं, जिसका ये प्रचार कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी है। कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के लिए माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है कि आप जो है शोषण करते हैं पढ़े लिखे लोगों का जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी देते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी में ये पक्की सरकारी नौकरी नहीं है, आप कह रहे हैं? जो इनका अपॉइंटमेंट आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं पक्की सरकारी नौकरी नहीं है? ये सब मिलके करप्शन करते हैं और एक नौजवान पढ़ा लिखा व्यक्ति 8 महीने 9 महीने बाद उसे नौकरी से हटा दिया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। उनकी शिक्षा का शोषण है। देखिए इनका, मैं आता हूं राजेश जी मैं आ रहा हूं। मैं एक बार जरा त्रिपाठी जी को चर्चा में लाऊं। ठीक है, आपने कहा आपको आपत्ति है मुख्यमंत्री के बयानों पर, मुख्यमंत्री की भाषा पर और इस तरीके से जगह जगह पब्लिकली नियुक्ति पत्र बांटने पर। बताइए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की आवाज है, त्रिपाठी जी की आवाज है। तो इसका मतलब उसका अंत निश्चित है, तय है और समय राजेश होगा। आप कहें, आप बोलिए। मुझे लग रहा है उनका फोन कट गया क्योंकि मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं। बोलिए। अच्छा, नहीं मैं आपका सवाल मैंने सुना तो बयान मैंने दोबारा सुना कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया है जिस पर मुख्यमंत्री पद की मर्यादा के विपरीत होने का आरोप लग रहा है। जी, मुझे लगता है कि ये तो अगर प्रदेश सरकार का मुखिया अगर ये कह रहा है कि आप भर्तियों में पारदर्शिता नहीं लाएंगे, अगर आप कोई भी आदमी भ्रष्टाचार करेगा या गलत तरीके से नौकरी बांटेगा और उसको ये डर हो, तो मुझे तो इसमें कोई गलत नहीं दिखता। और विशेषकर मैं ये इसलिए बताऊं कि ये जितनी नौकरियां हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा है जो पहले की सरकारों में भी अलग अलग वजहों से, चाहे वो अलग अलग समय पर पर्चे का लीक हो, चाहे वो अलग अलग समय पर अदालतों में जाना हो, और कुछ न कुछ वजह से ये भर्तियां नहीं हो पाती थी। तो मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं तो उस पूरे तंत्र को, और मैं आज भी कह रहा हूं कि वो पूरा तंत्र अभी खत्म नहीं हुआ है, जो पूरे प्रदेश में भर्तियां करवाता है, पेपर आउट कराता है, वो पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत सी ऐसी भर्तियां जो पहले दिन से निकलने से लेकर विज्ञापन से नियुक्ति पत्र तक का काम वो हुआ है, और शायद यही वजह है कि नियुक्ति पत्र बांटते हुए सरकार अपनी तस्वीरें जारी करे। लेकिन इतना तो मानिएगा कि नहीं कि चुनाव से 6 महीना 7 महीना पहले जेल की धमकी देना या जेल की चेतावनी देना भ्रष्टाचारियों को और मुख्यमंत्री का खुद नियुक्ति पत्र बांटना, ये चुनाव से जुड़ा है या नहीं? नहीं, निश्चित तौर पर चुनाव से जुड़ा है। और योगी आदित्यनाथ चूंकि जिसको कहते हैं ना कि इस तरह के स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं, वो जब सांसद थे जो गोरखपुर से, तब भी वो इसी तरह से बात करते थे और उनकी डीएम को दूसरे अधिकारियों से इसी तरह बात करते हुए लोगों को, जनता को पसंद आता था। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो जो बयान दिए हैं उसमें वो स्पष्ट संदेश देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन डॉक्टर, इस पर ठीक है, नहीं छोड़ेंगे। अच्छा त्रिपाठी, डॉक्टर आशुतोष, चूंकि वो ज्यादातर वक्त कहते हुए पिछली सरकार की बात करते हैं, तो मैं उनके कुछ बयान और बता रहा हूं। उन्होंने कहा पिछली सरकार में नियुक्ति के नाम पर वसूली गैंग था, नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग कहीं पारदर्शिता नहीं होती थी और कुछ खानदान ऐसे थे जिनकी आजीविका ही वसूली थी, और इस सब के निशाने पर उनकी आपकी पिछली सपा सरकार रहती है। तो देखिए सौरभ जी, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि इतने सीनियर पत्रकार
ऐसे पैरोकारी कर रहे हैं कि जनता को अच्छा लगता था वो ऐसे बोलते थे, मतलब जनता को अच्छा लगता है वो ऐसा करते हैं। योगी आदित्यनाथ की भाषा कोई आज की नहीं है, लेकिन जनता को अच्छा लगता है, ये तो गजब है भाई। वाह त्रिपाठी जी, आपने तो बढ़िया आपने इसका आकलन कर दिया है कि आप किसी को भी ठोक देंगे, किसी को उठा देंगे, किसी को भी कर देंगे। अरे झांक के देखिए, क्या आपको जनवरी की बात याद नहीं आ रही है? आपकी इसी सरकार में वैभव कृष्णा एक आईपीएस थे, उन्होंने बड़ा स्कैंडल खोला कि उत्तर प्रदेश की सरकार में पोस्टिंग और ट्रांसफर्स में करोड़ों का लेन देन हो रहा है। डीजीपी पे उन्होंने लगातार बोला, आप तब नहीं बोल पाए कि योगी जी को बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भाषा आपको अच्छी लगी, ये बढ़िया आपकी पत्रकारिता दिख रही है। और जहां तक मैं समझता हूं, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी इस तरीके की भाषा बोलेगा। चलिए भाषा से आगे बढ़े। उन्होंने जो आपकी सरकार पर इल्जाम लगाए उसके बारे में बोलिए। सरकार की स्थिति सौरभ जी, मैं त्रिपाठी जी आऊंगा, आपका नाम लिया गया, मैं आऊंगा। मैं डॉक्टर साहब से कह रहा हूं कि आपकी सरकार पर जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दें। मैं उसमें बता रहा हूं, आप कोई भी आरोप लगाए, आरोप तो इन्होंने कैराना में भी लगाया था, आरोप तो इन्होंने 53 यादव डीएम का भी लगाया था। मुझे आप, मैं चैलेंज करता हूं यहां बैठे प्रवक्ता और त्रिपाठी जी के दोनों पे, कोई आरोप सिद्ध करके दिखा दीजिए समाजवादी पार्टी पे। आरोप सिर्फ चुनाव को, वोट को लेने के लिए होते हैं। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के मुखौटे हैं कि जो अलग तरीके से ये कहते हैं पुलिस में भर्ती घोटाला हुआ, जल निगम में भर्ती घोटाला हुआ, सहकारिता भर्ती घोटाला हुआ, कृषि अनुसंधान परिषद भर्ती घोटाला हुआ, और इसमें सैकड़ों नियुक्तियां रद्द की गई। डॉक्टर साहब, जो रिकॉर्ड की बात है, कर्मियों के नाम पे क्या नौकरियां दे रहा है, वो एक खतरनाक खेल हो रहा है। चलिए, लेकिन आपके दौर में दी गई नौकरियां सैकड़ों की तादाद में निरस्त की गई या नहीं की गई? जांच कमेटियां बैठाई गई या नहीं बैठाई गई? नहीं, वो नौकरियां इसलिए निरस्त की क्योंकि समाजवादी सरकार ने निकाली थी। अच्छा, सिर्फ इस वजह से आप जितनी आज नौकरी की बात कर रहे हैं उसमें। चलिए ठीक है, एक मिनट, आपने त्रिपाठी जी का नाम लिया था, इसलिए मैं पहले मौका उनको दे रहा हूं आपको जवाब देने का, और फिर मोहसिन रजा साहब, फिर भदौरिया जी। उन्होंने धोखा कर दिया। ठीक है त्रिपाठी जी, आज भी लखनऊ के अंदर 5 कालिदास मार्ग में 28 लाख मैं फिर से दोहराता हूं, शिक्षक भर्ती और मैंने 5 लाख बेरोजगार कि अगर भर्तियों में भ्रष्टाचार न हो, अगर अपराध न हो, और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपराध करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेंगी तो हम उनको जेल भेजेंगे अगर वो बाधा बनेंगे। तो ये अगर मुख्यमंत्री के मुंह से सुनते हुए जनता को अच्छा नहीं लगेगा तो क्या अच्छा लगेगा कि लोग भ्रष्टाचार करते रहें? ये क्या अच्छा लगेगा? और इसमें मेरी पत्रकारिता पर नहीं उसको प्रश्न उन्होंने उठाया, पढ़िए, उनको सुनिए क्या जानना चाहिए कि नहीं, मैं तो सुन के ही बता रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्या ये ठीक नहीं रहेगा कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे, कोई अपराध करे, किसी को नौकरी मिल रही है उसमें घोटाला होने लगे और मुख्यमंत्री कहे कि अगर कोई ऐसा करेगा तो जेल जाए? गलत है क्या आशुतोष जी? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन भाषा देखिए क्या बोल रहे हैं, जेलें खाली कर रहा हूं। अरे जेलें खाली तो अपराध कम कर दीजिए ना। आपने सरकार का भ्रष्टाचार नहीं देखा क्या? पत्रकारिता पर सवाल खड़ा किया, अब आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपसे पत्रकारिता में नहीं, मैंने आपको स्टेटमेंट को एनालिसिस करने में गलत कर रहे हैं। भाषा गड़बड़ है? पत्रकारिता में नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं होगी मैं आपकी पत्रकारिता पे सवाल उठाऊं, लेकिन जिस तरीके से आप इसकी एनालिसिस करके बता रहे हैं, तो आप वो शब्द बताइए, बड़ा अच्छा, मैं भी मान लूंगा कि मैंने गलत कहा। की ये भाषा नहीं हो सकती है। चलिए अच्छा ठीक है, ओके, मुझे लगता है भाषा से आगे बढ़े। आपने अभी एक आरोप लगाया, मैं मोहसिन रजा के पास जा रहा हूं। आपने कहा कि काम नहीं होगा, भ्रष्टाचार के आरोप तो कोई लगा दे। दूसरी बात, आप जांच कमेटियां बैठा दीजिए क्योंकि विपक्ष की सरकार थी, आप नियुक्तियां निरस्त कर दीजिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनको रखा था। एक मिनट मोहसिन रजा। देखिए, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं, आपके एक जिम्मेदार चैनल पर बैठकर, और मैं चैलेंज से कहता हूं सारे विपक्ष के साथियों से कि एक भी भर्ती ले आइए जिसमें भ्रष्टाचार हुआ हो या एक भी नियुक्ति बेची गई हो योगी सरकार में, तो जो कहिएगा वो हार जाऊंगा। अनर्गल आरोप लगाने का नहीं, बेचते नौकरियां आप लोग थे, आप सरकारी नौकरियां बेचते थे, चाहे सपा हो या बसपा हो। आदरणीय योगी जी की सरकार में पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां और रोजगार सृजित किए गए हैं, लोगों को दिए गए। और जो कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे, बड़े भाई कह रहे थे कि ये क्या तरीका है कि सजा कर लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे,
क्योंकि आपने कभी देश की और प्रदेश की जनता का सम्मान नहीं किया। आप सम्मान नाम की कोई चीज जानते नहीं है। सरकार बनती है जनता के हितों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए। तो उनका अधिकार पहुंचाने का काम आदरणीय योगी सरकार कर रही है, उनके मंत्री कर रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हम सम्मान देते हैं प्रदेश के अपने एक एक नागरिक को, और जिसको कोई पद मिल रहा होता है, कि उसको कोई नियुक्ति मिल रही होती है, सम्मान उसके घर पर जाकर उसको बाकायदा इज्जत के साथ में देते हैं कि ये आपका अधिकार है, ये आपको हम देने के लिए आए हैं, सम्मान पहुंचाने आए हैं, कोई एहसान नहीं करने आए हैं। लेकिन आप लोगों ने तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था, आपने गुंडाराज की भेंट चढ़ा दिया। आपने क्या नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर, त्राही मांग गए। आप आज प्रश्न उठा रहे, एक मिनट, आज आप प्रश्न उठा रहे हैं हमारे आशुतोष वर्मा जी, आप मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, आप सेना पर सवाल उठाते हैं। जब आतंकवादियों को पकड़ो तो आप कहते हैं कि हम इनको छोड़ देंगे, हमारी सरकार आएगी। आप कभी सेना पर, कभी पुलिस पर, आपके प्रश्नों का कैसे जवाब दे? प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है और 22 में भी आपको जनता जवाब देगी। मैं भदौरिया जी के पास जाना चाहता हूं। आपने कहा कि आप चुनौती देते हैं, कोई बता दे कि कोई भ्रष्टाचार हुआ सरकारी नियुक्तियों के अंदर। राजेश जी, मैं इनके बाद आ जाऊंगा आपके पास, भदौरिया साहब के बाद आपके पास आऊंगा। भदौरिया जी वो तो चैलेंज दे रहे हैं कि बताइए, भ्रष्टाचार साबित कीजिए। एक चीज स्पष्ट है, एक चीज स्पष्ट है, जो सरकार रोजगार दे ही नहीं पाई और वो अपना ताल ठोक के कह रही है कि भ्रष्टाचार बताइए। आप तो आज मेरे गांव में चलिए, छोड़िए आप पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। आधे से ज्यादा नौजवान बेरोजगारी से इटावा जनपद के बसरेहर ब्लॉक में भटक रहे हैं। मेरे पास रोज फोन आते हैं और रोज जब मैं जाता हूं तो रोते हैं कि हमको रोजगार दिलाइए। हम कहते हैं कि मोदी जी को आप कहिए कि वो, और योगी जी को कहिए सरकार दिलाए, रोजगार दिलाए। आपने सरकार बनवाई है तो कहा हमसे भूल हो गई, हमने भूल से वोट दिया और हमको रोजगार नहीं मिला। और दूसरी चीज मैं ये कह दूं कि इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा योगी जी गोरखपुर से आते हैं, वहां पर जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे मरे, आपने देखा, बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के मरे। और यहां तक कि बनारस के अंदर जो मोदी जी के जिन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया, उनके परिवार के लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। जो सरकार पूरे दुनिया के अंदर बदनाम हुई, किस प्रकार से कोरोना का मैनेजमेंट हुआ, लाशें बहती रहीं, शमशान घाट में जगह नहीं मिली, ना कहीं अन्य जगहों पर उनको अस्पतालों में स्थान मिला। इतनी दुर्दशा मोदी जी के और योगी जी के शासन में हुई है। ये 70 साल के कुशासन को, जो भी शासन कुशासन रहे हो, उनको मात कर गई है। और इसीलिए जनता विकल्प चाहती है और वो देखती है कि परम पूज्य बाबा साहब के बनाए हुए संविधान। चलिए, अच्छा विकल्प पर है भदौरिया साहब। भदौरिया साहब, आपने विकल्प की बात की। अगर जनता स्वतः विकल्प चाहती है तो आप लोगों को अयोध्या, काशी, मथुरा, राम मंदिर ये अचानक क्यों याद आने लगा? सतीश मिश्र जी जैसे नेता ये कहें कि 13% ब्राह्मण, 20% दलित आ जाएंगे एक साथ, तो कोई नहीं रोक सकता सरकार बनने से। तो जनता को तो आपके साथ वैसे ही आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल आएगी जनता हमारे साथ। देखिए, मैं आपको बतला दूं, इसी तरह से 2007 में, 2006-05 में और उसके पहले लोग कहते थे कि अमुक की सरकार बनेगी, अमुक की सरकार बनेगी। टेलीविजन में भी कहा जाता था, साइकोलॉजिस्ट भी कहते थे। पर जब चुनाव के परिणाम आए, सब लोग एकदम भौचक्के रह गए। किस प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता ने बहन मायावती जी को पिछले 3 बार जब वो मुख्यमंत्री रही, एक भी दंगा नहीं हुआ, नहीं शासन अच्छा हुआ। नहीं, अभी बहुत चर्चा हुई कि योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री के तौर पर भाषा कैसी है। भदौरिया साहब, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, मुझे एक बात बताइए, इनकी सरकार पर मैं देखता हूं कई लोग आरोप लगाते हैं, इनकी सरकार पर कई लोग आरोप लगाते हैं कि ये जातिवादी सरकार है या इनके नेता जो है वो जातिगत राजनीति करते हैं। आपके लीडर खुलकर कहें कि हम ब्राह्मण दलित की सरकार बनाएंगे। एक सेकेंड, आज के दौर में 2022 में चुनाव का नतीजा आएगा, ये शोभा देता है कि ब्राह्मण दलित की सरकार बनेगी? बताइए, बाकी 70% कौन है? जिन समाज के, देखिए, नहीं, कुछ लोगों पर इस सरकार के दौरान अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है। जैसे मैंने हाथरस में दलितों का आपको, बच्ची का आपको कांड गिनाया, इसी प्रकार से मैं आपको बतला दूं, अब नाम लेना उचित नहीं है,
कुछ पत्रकारों के साथ जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर रेड डाले जा रहे हैं, खास किस्म के जाति के लोगों पर रेड डाले जा रहे हैं, तो इससे लोगों के मन में एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। तो ये सारे जो वातावरण बन रहे हैं, इसलिए लोगों को राहत की एक सांस मिले। तो बहन मायावती जी के अंदर विश्वास है लोगों का, इसीलिए सभी सामाजिक समूह, हम तो सर्व समाज की सरकार बनाएंगे और सर्व समाज की सरकार इस उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देगी। चलिए ठीक है, एक ऐसा नया मॉडल देगी न जो गुजरात सर्व समाज की सरकार बनाने के लिए जातियों के नाम लेने पड़े, ये तो बात समझ में नहीं आती भदौरिया साहब। बाकी सरकार बन जाती है तो काम तो करती होगी कुछ ना कुछ, लेकिन जाति का नाम लेकर के वोट मांगा जाए, खुल करके मंच से मांगा जाए, ये बात तो खैर गले नहीं उतरती है। बहरहाल कोई बात नहीं। ऐसा है ये हमारा भारतीय समाज धर्म, जातियों और क्षेत्रों में बटा हुआ। अरे तो फिर इनको किस बात के लिए कोसते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं? इनको किस लिए गाली देते हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं? बटा हुआ बोलिए खुल के। इसलिए हम केवल एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस समाज में जो लोग रह रहे हैं उनमें एक जाति के लोगों पर जुल्म और अन्याय हुआ है, उनको हम राहत देना चाहते हैं और उनको राहत मिलना भी चाहिए संविधान के मौलिक अधिकारों। मैं राजेश जी के पास जाता हूं, जो कि नहीं मिल रहा है। अच्छा सर ठीक है, राजेश जी के पास जा रहा हूं बड़ी देर बाद। राजेश जी, अभी डिफेंड किया भदौरिया साहब ने कि भारत में अगर कोई धर्म की बात कहकर ये कहे कि भाई फलाने धर्म के साथ कुछ अन्याय हो रहा है या किसी जाति के साथ अन्याय हो रहा है तो गलत नहीं है। मैंने उदाहरण दिया था अयोध्या में बीएसपी ने जो ब्राह्मण सम्मेलन किया उसका। आपको क्या लगता है ये अगला इलेक्शन जो है ये इसी तरीके की सोशल इंजीनियरिंग का इलेक्शन है या जनता ने मन बना लिया होगा? देखिए, जनता इस चुनाव में जो चुनाव आ रहा है इस पे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान अपनी समस्याओं से और व्यापारी अपनी समस्याओं से, जो लोग नौकरी पेशे में वो अपनी समस्याओं से ग्रस्त। हम चाहे जितना ब्राह्मण का है, चाहे जितना हिंदू का है, चाहे जितना मुसलमान का है, नेता इससे खुश होगा, लेकिन जनता को इससे लेना देना नहीं है। जनता अपनी समस्याओं से त्रस्त। मेरा सवाल यह है कि 47 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का परसेंटेज आज की तारीख में है, और यदि माननीय योगी जी की सरकार सबको नौकरी दे रही है तो ये परसेंटेज सबसे ज्यादा 47 सालों में क्यों है? और ये 4.5 साल जब सरकार का बीत गया तब ये नौकरी देना क्यों याद आया? ये शुरू से ही सरकार नौकरी देती 5 साल से जी। और जितने भी सरकारी एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं उनकी वैकेंसी निकल नहीं रही है। जितने कॉलेजेज हैं, 4th क्लास में जितने लोग रिटायर हुए पिछले 5 साल 10 सालों में, आज तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई, न किसी का विज्ञापन निकला है। हर जगह ये कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी पर देना चाह रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी मोहसी रजा साहब से एक अनुरोध है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे जो नौकरी दी जा रही है उसे खत्म करा दीजिए और फुल फेज नौकरी दिला दीजिए। हम मान लेंगे कि चाहे 1% हो या 50% हो या चाहे 100% हो, इस सरकार ने नौकरी दिया, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करा दीजिए। चलिए ठीक है, आपने सवाल पिछली बार भी उठाया था, मैं इसका जवाब जरूर लेता हूं। मैंने भी इस बारे में पढ़ा। मैं आपने 2 बातें कही मिश्र जी, आपने 2 बातें कही, मैं दोनों का उत्तर ले रहा हूं। आपने कहा धर्म की और जाति की राजनीति नहीं चलेगी, और जहां तक रोजगार की बात है जी मिश्रा साहब जवाब ले रहा हूं आपकी बात का। मोहसिन रजा साहब ये बताइए, जो आप ये 6.5 लाख 7 लाख नौकरी दे रहे हैं, मैंने भी ये पढ़ा कि इसमें लगभग आधी नौकरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की है या आउटसोर्स की नौकरी है? मिल रही है कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्स की नौकरी है, लगभग आधी नौकरी। तो पक्की सरकारी नौकरी कितनी है? सवाल भी जोड़ लीजिए भाई, मैं आ रहा हूं, आप इनकी बात बोल लीजिए। विपक्ष को आप देखिए नहीं दे रहे हैं सर, ये सारे विपक्षी तो हैं, बाकी दोनों विपक्षी तो हैं, ये कहां इनके साथ मिले हुए? अरे प्रमुख विपक्षी को हमारी नीति और अब ये तो अब मूल विपक्ष कौन? अब मैं अगर एक मिनट, आशुतोष जी कह रहे हैं मूल विपक्ष हम है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुन लीजिए, आशुतोष जी कह रहे हैं मूल विपक्ष हम है। अब भदौरिया जी सुनेंगे तो क्या बोलेंगे और मिश्रा जी क्या बोलेंगे सोच लें। चलिए मोहसिन रजा रहने के लिए देखिए, अब नहीं आने वाले। जो बात आपने कही, हमारी नीति और नियत कितनी साफ है कि उत्तर प्रदेश को जिस बुरे हाल में छोड़कर ये तीनों पार्टियां गई थी, 3.5-4 सालों के अंदर उसमें कोरोना भी आया। सब चीजों को देखते हुए भी आदरणीय योगी जी ने कितनी तेजी से उत्तर प्रदेश को, राज्य को अपने देश की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया। आप पूरी प्रदेश की जनता से परसेप्शन ले लीजिए। अभी जो आपने बात कही, तो नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट नौकरी जो भी हमारे पास व्यवस्था आ रही है वो नौजवानों के लिए हाजिर है और तत्काल प्रभाव से उसको लागू किया जा रहा है। हमारी नीति और नियत साफ है। दूसरी बात,
जो हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो आदरणीय योगी जी ने बात कही है वो इसीलिए कही है, गुमराह जो भी करे उससे गुमराह होने की जरूरत नहीं है नौजवानों को, क्योंकि ये लोग खिड़कियों में बैठकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं प्रदेश की जनता के लिए। 23 करोड़ जनता के लिए समर्पित सरकार है भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, इसलिए इनसे गुमराह होने की जरूरत नहीं। सौरभ जी प्लीज जी बोलिए जी, डॉक्टर वर्मा बाद वाला भी बोलिए ना। हाँ सौरभ जी, देखिए मंत्री जी ने कहा था कि मैं चैलेंज दे रहा हूं, मुझे सिर्फ 2-3 सवालों का जवाब बता दें कि 69,000 भर्तियों में जिस तरीके से आपने 27% आरक्षण खत्म करके 4% कर दिया है पिछड़ों को, उसका जवाब आप कैसे दोगे? बांदा में जब 15 असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिलती है तो उसमें से 15 में से 11 सिर्फ आपको एक ही जाति, जो मुख्यमंत्री की जाति है, उसके प्रोफेसर मिलते हैं, इसका जवाब दे देना। ये भ्रष्टाचार के कुछ नियम है। आपका आईपीएस सीनियर रैंक का खुलेआम आरोप लगाता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है पोस्टिंग में और रेट कार्ड देता है उत्तर प्रदेश में, उसका आप जवाब दे देना। पीपीई किट, कोरोना की बात कर रहे हैं, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कोरोना किट की जो आपने भ्रष्टाचार किया है उसका जवाब देना, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पे जांच बैठा ली है। अब रही बात उत्तर प्रदेश, आपने चमकाया है, अगर उत्तर प्रदेश को इतना चमकाया है तो आपकी ही केंद्र की सरकार, जिसमें सतत विकास सूचकांक, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, उसमें से पूरे देश में आखिरी पायदान, जिसमें हेल्थ इंडेक्स आता है, पॉल्यूशन आता है, लॉ एंड ऑर्डर आता है, एजुकेशन एंड क्वालिटी इंडेक्स आता है, उसमें आखिरी 5 में उत्तर प्रदेश क्यों है? इसका जवाब दे दीजिए। चैलेंज कोई नहीं है, आराम से दीजिए। चलिए मोहसिन जी दे दे पहले जवाब, फिर हर्ष जी के पास जाता हूं। देखिए, ये जो बातें इन्होंने बताई हैं, ये अपने सरकार के दौरान की बातें बताई हैं। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला सम्मान, एसडीजी 2021 का है भाई। ये तो आपके आरोप है। एसडीजी 2021 का है, मोदी जी उसमें साइन करते हैं, अमित शाह जी साइन करते हैं। इसलिए करना है क्योंकि आपने कोई काम उत्तर प्रदेश में किया ही नहीं है, तो आप बचा खुचा आपके पास एक आरोप है और हम प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी की सरकार जमीन पर उतार रही है कामों को, और प्रदेश की जनता, चाहे महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, सबके लिए काम कर रही है। हमने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया, हमने सुरक्षा व्यवस्था अच्छी की। आप प्रश्न उठाते रहिए, हम काम करने वाले लोग हैं। हमारे पास आपके आरोपों का जवाब नहीं है, हमें जनता को जवाब देना है, आपको जवाब नहीं देना है। ठीक है, एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, केंद्र सरकार आरोप लगा रही है भाई। 1 मिनट जवाब ले रहा हूं आपका, 1 मिनट। त्रिपाठी साहब, उत्तर प्रदेश चमक रहा है क्या? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश से कम, अगर हम दूसरे राज्यों की तुलना में देखें तो इसके चमकने में कम ज्यादा भले हो सकता है। सड़कें, दूसरे विकास के काम सबने कराए, मैं ये नहीं कह सकता कि किसी ने नहीं कराया हो, क्योंकि मैं लखनऊ जाता हूं तो अखिलेश यादव का बनाया एक्सप्रेसवे भी दिखता है। लेकिन एक जरूरी बात मैं कहूंगा, और ये सुनना चाहिए लोगों को। अभी सुधींद्र भदौरिया जी ने कहा कि चीनी मिलों का, जो गन्ना किसान है उनका चीनी मिलों का बकाया है। अब आप सोचिए कि पिछली सरकारों में वो बकाया 1 लाख करोड़ रुपए हो गया था, और अभी योगी सरकार में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया गन्ना किसानों को चीनी मिल ने दिया है। और यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा कोशिश करने के बावजूद टिकैत ब्रदर्स के सरकार के खिलाफ कुछ नहीं हो पा रहा है। आंकड़े के तौर पर मैं बता रहा हूं, तथ्य है। देखिए, अगर किसानों को राहत मिली होती तो दिल्ली बॉर्डर पर सारे किसान बैठे हुए हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, प्यासे सैकड़ों मर गए। गन्ना किसान जो है वो सारा बैठा हुआ है दिल्ली बॉर्डर पे और गाजियाबाद बॉर्डर पे। कोई किसान, हमारी किसानों के हित की सरकार है। आप लोगों ने किसानों का शोषण किया था, चलिए, और कांग्रेस और सपा ने किया था। अब किसान किसके साथ है? अपराध का खात्मा कितना हुआ, भ्रष्टाचार कितना कम हुआ, विकास कितना हुआ, रोजगार कितना बढ़ा, इसका जवाब जनता से बेहतर कोई नहीं जानता। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहसिन रजा जी, डॉक्टर वर्मा, राजेश जी, भदौरिया साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुरुक्षेत्र में आने के लिए। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।